नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना के इस संकट के बीच पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने जाने वाला हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। और पिछले एक महीने की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण 5 गुना तक बढ़ चुका है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इस कोरोना के संकट में मतदान इतना जरूरी हो जाता है? वही कोरोना महामारी के बीच आपको बता दें कि बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। 7वें चरण में 34 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें से 284 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,889 नए मामले सामने आए हैं और 57 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,43,950 हो चुकी है। तो वहीं मृतकों की अगर बात करें तो इनकी तादाद भी बढ़कर 10,941 हो गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवार काजल सिन्हा की भी कोरोना से रविवार को मृत्यु हो गई। वे नॉर्थ 24 परगना जिले की खरहद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इसके साथ ही कोलकाता में कोरोना जांच के दौरान हर दूसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महीने भर से भी कम समय में पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण 5 गुना तक बढ़ चुका है। राज्य में 1 अप्रैल को 25,766 सैंपल की जांच के दौरान केवल 1,274 सैंपल पॉजिटिव मिले थे। तब पॉजिटिविटी रेट 4.9% थी। और शनिवार की अगर हम बात करें तो 55,060 सैंपल जांचे गए, जिनमें से 14,281 पॉजिटिव मिले और संक्रमण की यह दर 25.9% है। यानी कि अगर हम बात करें तो अप्रैल की शुरुआत में जांच कराने पहुंचने वाले 20 में से सिर्फ एक व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा था। यानी कि तब प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 5% के करीब थी। और इस तरह एक महीने से भी कम समय में संक्रमण की रफ्तार 5 गुना तक बढ़ चुकी है और जांच कराने पहुंचने वाला हर व्यक्ति अब दूसरा हर व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है। तो वही आपको बता दें कि सैंपल देने वाले भी 4 में से एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि राज्य में टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही और लोग भी पर्याप्त मात्रा में कोरोना की जांच कराने नहीं पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी और टीएमसी नेता डॉक्टर दयाशंकर सिंह जुड़ चुके हैं। दयाशंकर जी, अरविंद विद्रोही जी, आप दोनों का ही न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उमंग जी। विद्रोही जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, देश में जो स्थिति है उससे पश्चिम बंगाल भी अब अछूता नहीं है। बड़ा सवाल यही है। अब हालांकि इसमें तमाम पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगी। केंद्र सरकार पर टीएमसी आरोप लगाएगी, टीएमसी पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आरोप लगाएंगे। तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर चल रही है। लेकिन विद्रोही जी, बड़ा सवाल यह है कि एक दूसरे को कोसने की बजाय अगर सभी पार्टियां, भले ही वो केंद्र की बीजेपी सरकार हो या फिर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार हो, विपक्ष में मौजूद कांग्रेस की सरकार हो या तमाम राजनीतिक दल हो, पूरे भारतवर्ष में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कई राज्यों में उपचुनाव हुए, कई राज्यों में पंचायत के चुनाव हुए, कई में तो अभी भी जारी हैं। तो ऐसे में क्या पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर कोसने की बजाय अपने अपने गिरबान में झांककर नहीं देखना चाहिए था? अगर एक पार्टी, जैसे कि सभी लगभग सभी पार्टियों का आरोप केंद्र सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार को ये चुनाव स्थगित करने चाहिए थे, तो विद्रोही जी, एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष एक मंच पर आया था। तो क्या कोरोना के खिलाफ समूचा विपक्ष एक मंच पर आकर चुनाव आयोग से या केंद्र सरकार से यह अपील नहीं कर सकता था कि इस दौर में चुनाव रोक दिए जाएं? विद्रोही जी। उमंग जी, पहली बात तो ये दौर अब निकल चुका चुनाव पर कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और किसी भी राजनीतिक दल ने और किसी भी, जब चुनाव की घोषणा हुई तो किसी भी जो है मीडिया समूह ने, किसी ने भी ये मांग नहीं करी कि चुनाव रद्द होने चाहिए कोविड-19 महामारी के कारण जी। और अभी भी कोई वक्त बीत नहीं गया है। एक पॉलिसी, क्या देश एक पॉलिसी बनाने को तैयार है, मन बनाने को तैयार है
कि अगर हमारे पास ऐसी महामारी आएगी तो हम सारी जो है चुनावी गतिविधियां रोक देंगे, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज रोक देंगे। जी क्या इस पर कानून बनने की वकालत हो? और लोग तैयार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी सुधारात्मक कानून बन रहे हैं, कोई बात हो रही है तो उसका बहुत विरोध हो रहा है। और डेमोक्रेसी के ही जो चुनाव 5 राज्यों में हुए, तमाम उपचुनाव हुए, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का चरण चल रहा है, आज वो वोटिंग हो रही है। तो ना राजनीतिक दलों ने, ना प्रत्याशियों ने, ना वोट देने वाली आम जनता ने, किसी ने भी लोकतांत्रिक जो उसको अधिकार है चुनाव से संबंधित, चुनाव लड़ने का, वोट देने का, कोई भी कोविड-19 के कारण रुका नहीं। सारे जी लोग आज भी गांव में लोग वोट देने जा रहे हैं, सभी लोग वोट देने जा रहे हैं। तो इस बारे में किसी को दोषारोपित करना से बढ़िया है कि सब लोग अपने को समझें। किसी आज एक अवसर था लोग बंगाल में भी और सब जगह पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में भी कि आम जनता वोट देने ना जाती, लेकिन लोग निकले हैं, जा रहे हैं। तो किसका दोष माने उमंग जी? दोष सबसे पहले हमको खुद को सुधार करना चाहिए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। और किसी ने भी अपने नहीं, सारे राजनीतिक दलों का सत्ता बनाए रहना, सत्ता पाना वो लक्ष्य होता है, लेकिन आम जनता की भी आंख नहीं खुली। आम जनता भी इस महामारी को इतना अपना प्रत्याशी जनप्रतिनिधि चुनने को वरीयता दिया लोगों ने, और ये नहीं किसी को भी सतर्कता बरती कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। रैलियों में भी भीड़ हुई, सारे रैलियों में, सबकी रैलियों में भीड़ हुई, सब लोगों ने रैली का प्रयास किया। तो ऐसा किसी भी राजनीतिक दल को दोषारोपित करने से बढ़िया है कि एक पॉलिसी बने। क्या देश इस पॉलिसी को बनाने को मन बनाएगा कि अगर कोई महामारी का हम सामना कर रहे होंगे तो डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन रोक दिए जाए। जब तक ये नहीं कानून बनेगा देश में, तब तक आरोप प्रत्यारोप से कोई मतलब नहीं है। जनता भी जा रही है वोट डालने, तो डर ना राजनीतिक दल, ना आम जनता, सभी लोग वो चुनाव लड़ना और वोट देने से परहेज नहीं कर रहे हैं। जी उमंग जी बिल्कुल विद्रोही जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जवाबदेही तो हर एक व्यक्ति की है, भले ही वो राजनीतिक पार्टी की दिग्गज हस्तियां हो या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, और या फिर हो आम जनता। लेकिन आम जनता से ज्यादा इसमें दोष हमें तो राजनीतिक पार्टियों का ही लगता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक, ये विद्रोही जी आप भी मानते होंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये दबाव होता है कि उनकी चुनावी रैलियों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो भीड़ जुटाएं। और आप ये देखिए विद्रोही जी, इस चीज को आप भी मानते होंगे कि इसमें हम आम जनता को दोष नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति में कि कुछ ना कुछ प्रतिशत एक लालच की भावना जरूर होती है, और यही वो लालच होता है जो चुनावी रैलियों में आम जनता को खींचता है। आप देखिए कितने पढ़े लिखे समझदार लोग इन चुनावी रैलियों का हिस्सा बने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी लोग चुनावी रैलियों में जिन्होंने हिस्सा लिया है हम उनको पढ़ा लिखा नहीं मान रहे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ प्रतिशत लालच जरूर होता है जो इन चुनावी रैलियों में इन्हें खींच कर लाता है। क्या कहना चाहेंगे विद्रोही जी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल, एक तो लालच होता है और दूसरा लापरवाही बहुत। और मैं तो चूंकि हम लोग पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, समाज का एक सजग प्रहरी माना जाता है, और अक्सर मीडिया कर्मी और मीडिया जगत अपने को जो है थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी मानता है कि हम सारे जितने लोकतंत्र के स्तंभ हैं सब पर नियंत्रण रखने के लिए भी हम काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कोविड-19 के संकट काल के दौर में जितना मीडिया कर्मियों ने अच्छे काम किए हैं, उससे ज्यादा हमने लापरवाही भी की है। मैं एक नहीं कई वीडियोस हमारे पास सुरक्षित हैं, और बड़े बड़े चैनल्स के ट्विटर हैंडल से लेकर के वेबसाइट पर भी है कि उनके जो एंकर्स हैं, जो फील्ड में काम कर रहे लोग हैं, वो मास्क, प्रॉपर मास्क नहीं लगाए हैं, और सेम माइक जो है, जो पब्लिक ऑडियंस है उनके पास माइक ले जाकर के फिर दूसरे के पास ले जाकर के बिल्कुल मुंह से सटा करके बात की है। तो अगर राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो हम मीडिया कर्मियों ने भी खूब जम के लापरवाही की है। टीआरपी के लालच में, विज्ञापन के लालच में, नेताओं से संबंध बनाने के लालच में, या सबसे पहले खबर दिखाने के दौड़ में भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों के मानकों का उल्लंघन खूब जम के हुआ है। समाज का जितना तबका है, सारे लोगों ने सतर्कता नहीं बरती है, लापरवाही बरती है, और उसी का नतीजा हुआ है कि आज डर की स्थिति बन गई है। और सरकार जो चुनी जाती है, सरकार हम चुनते हैं, जनता चुनती है,
हम अपने प्रतिनिधि चुने हैं, और बीमारी और महामारी का अंतर जो होता है उसको भी समझना जरूरी है। बीमारी की हालत में भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, भ्रष्टाचार जो है जितना स्वास्थ्य महकमे में प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके जिला अस्पताल में है, बीमारी की हालत में उसका महामारी में और रौद्र रूप दिखा जा रहा है। जी सरकारें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रही हैं, अब हो गया है कि हॉस्पिटल शुरू हो, हॉस्पिटल अभी भी कालाबाजारी कर रहे हैं, हिलावाली कर रहे हैं, कुछ वीआईपीज को वो अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। इसमें काफी मरीजों की परेशानी बढ़ रही है, जान भी जा रही है, परिवार पीड़ित हो रहा है। लेकिन इतने बेशर्म चिकित्सा विभाग के जुड़े लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोविड सेंटर बने हुए, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आम जनता जिन्होंने हमें कोरोना योद्धा किया, हमको भगवान का रूप माना जा रहा है, कम से कम महामारी के इस दौर में हम ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी जमाखोरी ना करें, सरकार जो सुविधा दे रही है उसको हम बांटें, ना कि आईएएस आईपीएस या प्रभावशाली लोगों को हम अलग से ट्रीटमेंट दें। ये एक कड़वी सच्चाई है आप आपदा के इस दौर में, महामारी में, कि चिकित्सा जगत के हॉस्पिटल के कोविड सेंटर के तमाम लोग जो है जो सुविधाएं जनता को देनी चाहिए थी सरकार द्वारा वो न देकर के जमाखोरी कालाबाजारी को प्रश्रय दे रहे हैं, भय की स्थिति बना रहे हैं, और ये भगवान का ना रूप ना होकर के ये एक तरह से दानव प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और समाज इस समय समाज में जो भी पीड़ित लोग हैं, कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां पर कोविड 19 के पेशेंट के पीड़ित का सीधे लगाव ना हो, अगल बगल के लोग ना हो, और खून के आंसू पी करके अपने परिवार के अपने पेशेंट को बचाने की जद्दोजहद हो रही है। लेकिन साथ ही साथ ये आदमी उद्वेलित भी है उन डॉक्टर को लेकर के, उन हॉस्पिटल्स को लेकर के जहां पर इस महामारी के संकट काल में भी पैसा बनाने के लिए ऑक्सीजन और इंजेक्शन इनकी जमाखोरी या शासन के सख्त निर्देश के बाद कहा जा रहा है कि आप खुद व्यवस्था करिए। ये इंसानियत का काम नहीं है। पैसा कमाने के लिए जो हैवानियत का और पूंजी इकट्ठा करने का नंगा नाच कोविड सेंटर्स के तमाम कोविड सेंटर्स के लोग और दवा और तमाम सरकारें पकड़ रही हैं कालाबाजारी करने वाले ऑक्सीजन करने को, तब भी ये इन बेशर्मों को, खासकर चिकित्सा जगत के जो संस्थान के मालिक हैं, हॉस्पिटल के मालिक हैं, डॉक्टर्स हैं, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। हाँ, तमाम डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र है, लेकिन ये जो गलत काम कर रहे हैं, कालाबाजारी, जमाखोरी और मरीजों को मानसिक और आर्थिक यंत्रणा देने का, ये अक्षम अपराध है। ईश्वर इनको जो दंड देगा देगा। मुझे लगता है ये स्थिति अगर बनी रहेगी, सरकार को सचेत जाना चाहिए। समाज के लोग भी कभी भी उद्वेलित होकर के इनके खिलाफ मोर्चा संभाल सकते हैं। उमंग जी, बड़ी इस समय दोहरी स्थिति है, आदमी परेशान है और वो उसको लूटने में भी अब कोविड सेंटर और तमाम जमाखोरी कालाबाजारी करने वालों का नेक्सस लगा हुआ है। उमंग जी, बिल्कुल विद्रोह जी, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना के इस दौर में लोग बाग वैसे ही परेशान हैं, और तमाम लोग, भले ही वो सरकार हो, किसी भी पार्टी की, किसी भी राज्य में सरकार हो, सरकार अपना काम भले ही देर से ही सही लेकिन अब प्रॉपर तरीके से कर रही है, लेकिन उसे सहयोग जनता का भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन कालाबाजारी करने वालों की हम कह सकते हैं कि अभी तक उनका लालच खत्म नहीं हुआ है। वो इस कह सकते हैं कि इस आपदा में वो अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं, जो कि एक देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि धीरे धीरे ये लोग भी पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को भी सोचना चाहिए, इनका भी परिवार होगा और अपने परिवार को चलाने के लिए किसी दूसरे के परिवार के साथ क्या कुछ कर रहे हैं वो इन्हें भी सोचना जरूर चाहिए। खैर विद्रोही जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर दयाशंकर जी काफी देर से हमारी बातें सुन रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। डॉक्टर दयाशंकर जी, कोरोना का ये प्रकोप और उस पर चुनाव, हालांकि ठीक है अब एक ही चरण का चुनाव बचा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो डिसीजन अब लिए गए हैं वो बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे? देखिए उमंग जी, ये निर्णय तो बहुत पहले ही ले लेने जाना चाहिए थे, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था टीएम शेषन जी का जो कार्यकाल रहा, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, यदि ये चुनाव आयोग उसका 10% भी कार्य किया होता तो जो ये भयावह स्थिति पूरे देश की हुई है, या बंगाल में जिस तरह से कोरोना आपने अभी बता रहे थे आप, जैसे कि पहले तो 20% करीब था, अब करीब 2 आदमी पे 1 आदमी लगभग 50% के ग्रोथ से बढ़ रहा है।
जिसकी स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। और टीएमसी और अदर पार्टियां भी रही जो बार बार ये तो कहती रही कि देखिए कम पीरियड में चुनाव कराया जाए, नोटबंदी से, इसके बाद महामारी जो विश्व व्यापक रही कोरोना, इससे देश और पूरे देश की जनता जो है त्राहिमाम हुई है, उनकी आर्थिक मानसिक और हर स्तर से टूटे हुए, रोजगार से लेके सब कुछ, यहाँ तक कि इवन सरकार की भी माली स्थिति जब जीडीपी माइनस में है तो क्या कहते हैं कि चुनाव को बहुत लंबे पीरियड में नहीं कराना जाना चाहिए। बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, दीदी की तरफ से रिक्वेस्ट भी किया गया, इवन यहाँ तक 4 चरण का चुनाव बचा था तब पर भी रिक्वेस्ट किया गया। लास्ट में दीदी को यहाँ तक कहना पड़ा कि मैं जो है लोकल में जो चुनाव बचे हुए हैं 2-3 चरण के, वहां पे मैं रैलियां नहीं करूंगा। लेकिन कोई सुनने को, कुछ लोग जब आंख हो चुके हैं कि नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है, देश की जनता से नहीं मतलब है, देश के लोगों से नहीं मतलब है, देश से नहीं मतलब है, तो स्थिति बहुत ही दुखप्रद बन जाएगी और बन चुकी है। अब तो आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना मैं चाहता हूं कि ये स्थितियां चुनाव जल्द से जल्द खत्म हो, या जो समय बचा है तत्काल हर एक व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रही है, डॉक्टरों के द्वारा जो कार्ड वो ये बना रखे हैं, स्वास्थ्य मिशन वाला इनका कार्ड है, उस कार्ड से लोग इलाज कराना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री वाले तो प्राइवेट संस्था, ये जो इनके अथराइज संस्थान है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो गाइडलाइन इनको तत्काल जारी करना चाहिए कि जो हॉस्पिटल यदि स्वास्थ्य साथी कार्ड है और स्वास्थ्य इनका प्रधानमंत्री महोदय ने जो कार्ड बना रखा है, जो हॉस्पिटल अगर प्राइवेट है या कोई भी है उस कार्ड के द्वारा इलाज नहीं करते तो उनको उनकी लाइसेंस निरस्त की जानी चाहिए। क्योंकि इस महामारी के काल में यदि ऐसे हॉस्पिटल सहयोग देश का नहीं करेंगे, देश की जनता का नहीं करेंगे, तो ये सहयोग आखिर में कब करेंगे? क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान है या सरकारी संस्थान है, इवन कोई भी संस्थान हो, कहीं ना कहीं इसी देश की जनता से तो अर्निंग करके इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल ये सब बनाए हुए हैं। तो क्या उनकी मानवता और जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कोरोना काल के पीरियड में, महामारी के पीरियड में सरकार के द्वारा दिए हुए जो कार्ड है उसका उपयोग करके उससे इलाज कर दे लोगों का? जी, तो इसको कम से कम तो गाइडलाइन सरकार को जारी करना चाहिए और तत्काल जारी करना चाहिए। चुनाव तो मान लीजिए अब कम समय में बचे हुए हैं, लेकिन गाइडलाइन तुरंत जारी करें ये लोग कि तुरंत अगर कोई भी हॉस्पिटल ऐसा करता है, शिकायत मिलने पे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और उनकी लाइसेंस भी निरस्त की जाए। जी बिल्कुल दयाशंकर जी, ये बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि तमाम जो आयुष्मान कार्ड की शायद आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके तहत भी कई न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि कई राज्यों में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खैर, इसका भी जवाब ले लेते हैं। विनीत शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। विनीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी। विनीत जी, अब हालांकि जैसा कि अभी दयाशंकर जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, अरविंद विद्रोही जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों का ही कहना है कि ठीक है अब तो एक ही चरण का चुनाव बाकी रह गया, लेकिन उसके बाद भी कोविड को देखते हुए जिन गाइडलाइंस को अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए कहीं बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर हम 1 अप्रैल की बात करें तो टेस्ट कराने जाने वाले 20 में से 1 व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा था और अब हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित पाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा हालत अब पश्चिम बंगाल में भी खराब हो चुके हैं। और इसका जो पूरा श्रेय वो आप सभी राजनीतिक पार्टियों को जाता है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर आपने अपनी अपनी हम कह सकते हैं शक्ति परीक्षण किया है, भले ही वो चुनावी रैलियां निकाल कर किया है, चुनावी सभाएं कर कर किया है, रथ यात्राएं निकाली गई हैं, उनमें जिस भारी संख्या में भीड़ थी, जिस भीड़ को आप अपनी अपनी जीत का द्योतक मान रहे थे, आज वही भीड़ संक्रमण का शिकार हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे विनीत जी? देखिए उमंग जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो अपना आयुष्मान स्वास्थ्य की है, जी, तो स्वास्थ्य का लोगों को कार्ड दिया गया और उसका इलाज 5 लाख तक के इलाज लोगों को गंभीर बीमारी में उनको इलाज मुहैया कराया गया और मुफ्त इलाज हुआ है। तो तमाम जगह ये योजना जारी हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सरकार वहां की थी, स्टेट गवर्नमेंट थी ममता बनर्जी की, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं को दरकिनार किया,
चाहे वो वैक्सीन लगनी अरे हो या विनीत अन्य जी, योजनाएं माफ हो, कीजिएगा, गरीब मैं आपको कल्याण की बीच जितनी में भी बीच में योजनाएं आपको थी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिर्फ सुनिए और विनीत सिर्फ जी, राजनीतिक सुनिए सुनिए द्वेषवश विनीत जी, सुनिए उन्होंने कोई भी योजना विनीत जी, लागू मेरी बात होने नहीं सुनिए। दी। यहाँ पर इस चर्चा में हम एक दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए तो नहीं बैठे। पहली चीज, कोरोना बीमारी चल रही है, आयुष्मान कार्ड बिल्कुल बहुत अच्छी योजना है, और आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात मत कीजिए, आप तमाम और राज्यों की बात कीजिए। पश्चिम बंगाल में क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो यहां पर उस तरह की बात करके उमंग जी, कुछ, सुनिए उमंग मेरी बात जी, विनीत जी, पूरी हाँ, बात सुनिए, जी। वहां की बात करके कुछ वोटिंग परसेंटेज में आपका इजाफा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नहीं, है। इनको बता मैं आपको दीजिए एक बात उमंग जी, बहुत बात तो साथ बहुत ही पते अरे की एक बात उमंग जी, बताता हूँ पहले विनीत आप जी, बात पूरी होने सुनिए देंगे। सुनिए विनीत जी, सुनिए, नहीं, मैंने सुन लिया, आपका सारा सुनिए, सवाल सुन लिया। आप पश्चिम पहले मेरा बंगाल की जवाब बात सुनिए। कर रहे हैं, मैं आपको पूरी उत्तर बात प्रदेश की होने बात दीजिए, बता उसके सकता बाद हूँ, आप मैं सवाल आपको करिएगा। असम की बात आप बता सवाल में सकता सवाल ही हूँ, कर मैं सकते आपको हैं। राजस्थान की बात तो बता सकता मैं हूँ विनीत बताऊं? जी। आयुष्मान कार्ड की क्या हालत उन आयुष्मान कार्ड धारकों की इस समय है, एक बार जरा पश्चिम बंगाल से निकलकर अरे दूसरे मान्यवर, राज्यों की ओर भी सुनेंगे नजर तो। डाल लीजिए। पहले आप बातें सुनेंगे कि जी, तभी बोलिए, सवाल बोलिए। आपने किया तो मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको। बिल्कुल बोलिए। मैं कह रहा हूं जितने भी राज्यों में भाजपा के अलावा जहां भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उत्तर प्रदेश को या मत भूलिएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जहां जहां पर भी, चाहे महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप सभी जगह ले लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना, आयुष्मान योजना को लागू ही नहीं करने दिया। वैक्सीन गई है, लोगों ने वैक्सीन को भी उसको बता दिया कि भाजपा सरकार की वैक्सीन है, जबकि वैज्ञानिक और साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने मिल करके उसको वैक्सीन को तैयार किया। आज WHO की और ये अपना स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा और उससे मृत्यु दर कम होगी। तो ये सारी चीजें जानकारी होते हुए भी तमाम विपक्ष के लोगों ने जनता को गुमराह किया है। मैं बार बार अभी कहता हूं, चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अभी जो मान्यवर कह रहे थे कि ये नियम लागू होना चाहिए, चाहे वो कालाबाजारी को लेकर के हो या आयुष्मान कार्ड का हो, अभी उत्तर प्रदेश में ही मैं बता रहा हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लोगों को, कोविड से संक्रमित लोगों को या गंभीर बीमारी के लोगों को भर्ती किया जाएगा। जो नहीं भर्ती करेगा उनके लाइसेंस भी निरस्त होंगे, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, और जो कालाबाजारी में पाए जाएंगे उन पर NSA और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी सरकार जहां जहां पर है, लगातार उन सब पे सख्ती से निर्देश और सख्ती से कार्रवाई की भी जा रही है। और सुधार के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, चाहे जीवन रक्षक दवाइयां हो, इन सब की उपलब्धता पूरे देश के अंदर हम 135 करोड़ देशवासियों को लेकर के चलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया है, उसको जो है पूरे देश की बात की। उन्होंने 135 करोड़ देशवासियों की चिंता की है। अभी वैक्सीन जो 1 मई से लगने जा रही है 18 साल से ऊपर के लोगों की और 18 साल तक के, तो 1 करोड़ रेमडेसिविर जो अपना वैक्सीन है वो इकट्ठा पहले से ही कर ली गई है, जिससे देखिए कि व्यवस्थाएं, आपदा बड़ी है, मैं मानता हूं कि कुछ व्यवस्थाओं में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोरोना की पहली लहर को जैसे हराया था हम दूसरी लहर को भी हराएंगे। मनोबल बढ़ाना होगा हमें, स्वास्थ्य कर्मियों का, जो भी उसमें उससे जुड़े हुए लोग हैं उन सब का हौसला बढ़ाना होगा, ना कि नकारात्मक सूचनाएं और ना ही जनता के बीच में पैनिक और भ्रम की स्थिति पैदा करें। विपक्ष के लोग इस तरीके का नकारात्मक रवैया जो अपना रहे हैं और इसमें भी, इस कोरोना महामारी में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उमंग जी, चलिए विनीत जी, अब आप कह रहे हैं तो, लेकिन बाकी राज्यों की भी वस्तु स्थिति की अगर आप पता करेंगे तो आपको शायद जमीनी हकीकत का थोड़ा पता लगेगा। हो सकता है कि आपसे भी आंकड़े छुपाए जा रहे हो, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। हम राजस्थान की, आपको मैं कल की ही बात मैं बता देता हूं, कल राजस्थान के अंदर इतनी ज्यादा स्थिति विकट थी कि वहां पर बेड नहीं है, हॉस्पिटल खाली नहीं है, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत है, और यही कमोबेश हाल, चलिए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी राज कर रही है, लगभग ऐसा ही कुछ हाल उत्तर प्रदेश का भी है, और महाराष्ट्र की तो खैर बात ही मत पूछिए, वहां पे तो क्या कुछ हालात हैं। दिल्ली जहां पर आप बैठते हैं, नगर पालिका आपके अधीन है, उसके बाद भी वहां पर अव्यवस्थाएं हैं। इसमें एक मुख्यमंत्री अकेला क्या कुछ करेगा? क्या उसे केंद्र के साथ में उसको केंद्र की सहायता नहीं चाहिए होगी? लेकिन उसके बाद भी जो हालात देखे जा रहे हैं, अभी भी
राजनीति हो रही है कोरोना के नाम पर और कुछ नहीं हो रहा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। 11 बजे तक के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिणी दिनाजपुर में करीब 40%, मालदा में 40.1%, मुर्शिदाबाद में 42.4%, दक्षिण कोलकाता में 27.5%, पश्चिमी बर्दवान में 34.1% तक मतदान हो चुका है। और पूरे की अगर हम पूरे आंकड़ों की बात करें, एक एवरेज अगर निकालें तो करीब 38% मतदान अभी तक इस 7वें फेज में 11 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से हो चुका है। खैर, हमारे साथ में इस समय अरविंद विद्रोही जी, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर दयाशंकर सिंह, नेता टीएमसी, विनीत शुक्ला जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विद्रोही जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने डॉक्टर दयाशंकर की भी बात सुनी, आपने विनीत जी की भी बात सुनी। विद्रोही जी, एक बहुत गौर करने वाली बात यह भी है जो कि विनीत जी ने बताई, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। शुरुआती दौर में जब वैक्सीन आई थी तब वैक्सीन को लेकर भी विरोध देखा गया था। क्या आपको नहीं लगता विद्रोही जी, अगर उस समय तमाम विपक्षी दल जैसे कि अभी साथ में है केंद्र सरकार के, हालांकि दावे तो करते हैं, लेकिन अगर उस समय भी साथ में आ जाते और प्रॉपर अपने अपने राज्य में वैक्सीनेशन शुरू कर देते, वैक्सीन के ऊपर सवाल ना उठाते, तो शायद आज इस स्थिति से बचा जा सकता था। नहीं, क्यों आते? देखिए, मानसिकता की बात होती है उमंग जी। अभी तक का जो प्रत्यक्ष उदाहरण है लोगों के वक्तव्य और कृतित्व का, राजनीतिक दलों के, कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहता है। अगर सरकार का पहले तो एक था कि वैक्सीन इतने समय में नहीं बना सकते हैं, जब प्रधानमंत्री ने मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जलाने को और थाली और शंख बजाना को सब सामूहिक एकजुटता के लिए प्रदर्शन करने की बात कही थी, तो उसका भी मजाक उड़ाया था लोगों ने, और ये भी कहा था कि पूरा विश्व वैक्सीन बनाने में जुटा है और भारत में लोग ताली बजवा रहे हैं, शंख बजवा रहे हैं। तो ये इस मानसिकता के लोग कैसे एक दूसरे के साथ में आएंगे? दरअसल राजनीतिक दलों का एक सूत्रवाक्य होता था पहले, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आना, तो अब वो बदल चुका है। सत्ता प्राप्ति के लिए ही काम करना है, और सत्ता प्राप्ति करने के लालसा में अब लोग जाने अनजाने जनहित विरोधी काम और एक दूसरे का विरोध करते करते समाज और देश के विरोध की भी परपाटी पर आ गए। उमंग जी, एक बड़ी चूक हुई है कोरोना के पहले जो हम लहर में थे, अंतिम समय में उसमें सरकारों पर दबाव जो है विभिन्न राजनीतिक दलों ने बनाया, पत्रकारों ने भी खूब बनाया। खासकर उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले कोरोना के फर्स्ट लहर में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं थी। सरकारी अस्पतालों में ही बनाए गए थे कोविड सेंटर, उसमें था कि आपको एडमिट होना है। और विपक्षी दलों ने और कुछ पत्रकारों ने लगातार ट्वीट करना शुरू किया कि जो लोग कम बीमार हैं, जिनको कम लक्षण है, उनको घर पर रहने की अनुमति दी जाए। और उस समय भी मैंने ये कहा था कि ये बहुत खतरनाक होगा, हर आदमी को सरकारी देखरेख में ही, अस्पताल की देखरेख में भी होना चाहिए, घर पर रह करके ठीक नहीं है कोविड-19 जैसे महामारी का। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने विपक्षी दलों की बात सुनते हुए, मीडिया के कुछ एक तबके की बात सुनते हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि लोग लापरवाह भी हुए। और आज की तारीख में जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, वहां ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उनके लिए पूरा अवसर कि हम जो घर पर माइल्ड पेशेंट हैं उनको उपलब्ध करावें, और जिनके घर के लोग भी बीमार हैं, जो सक्षम लोग हैं, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो 1 ऑक्सीजन की जगह 2 ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ले रहे हैं। जबकि अगर हम कोविड सेंटर का निर्माण हो गया होता, कोविड सेंटर जैसे पिछली बार अधिक से अधिक बनते, वहां रहते और वहां सामूहिक जो है सारे पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का व्यवस्था होता, तो न जमाखोरी होती, न काला बाजारी होती। अभी भी जो सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं 3 दिन में शुरू हुई हैं, वो अस्पतालों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है, और तमाम अस्पताल अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जो भी अस्पताल और जो भी अभी स्वास्थ्य कर्मी, चाहे प्राइवेट और सरकारी, जो इन चीजों को बढ़ा रहे हैं, तमाम पेशेंट सीधे हमारे संपर्क में हैं, उनके परिवार संपर्क में हैं। अस्पताल बहुत बेशर्मी से, तमाम अस्पताल बहुत बेशर्मी से उनसे कह रहे हैं कि आप अपना ऑक्सीजन लाइए, हम नहीं ला सकते हैं। उस संदर्भ में मैंने ट्वीट भी किया है। तो और सरकार का निर्णय, बहुत अच्छे निर्णय आ रहे हैं, लेकिन उसके अनुपालन कराने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की होती है। अब ये कोविड सेंटर
सेंटर जो बने हुए हैं, जो अस्पताल जो मक्कारी कर रहे हैं, निरस्तापूर्ण वातावरण बना रहे हैं कोविड-19 के महामारी के दौर में, वो क्या कर रहे हैं? वो ब्यूरोक्रेसी के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सक्षम आदमी हैं, उनके घर के लोगों को या उनके कहने पर जो पेशेंट है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बाकी लोगों को कह दे रहे हैं आप अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था दीजिए। और ये इसी कारण नौकरशाही के लोग थोड़ा सा मुरव्वत कर रहे हैं, जबकि शासन जहां तक उत्तर प्रदेश का शासन है और योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री हैं, आज नहीं, जब वो सांसद थे तब से वो संचार रोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जेएफ से लेकर के कोविड-19 तक। चलिए, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकारों के प्रयासों पर ब्यूरोक्रेसी भी पानी फेर रही है कहीं ना कहीं। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि जो भी अस्पताल या फिर जो स्टॉकिस्ट है, जो स्टॉक करके बैठा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई तमाम राज्य सरकारों को करनी चाहिए। दयाशंकर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक बहुत ही हम कह सकते हैं, ये आपको भी पता होगा कि जब यही सवाल जो अभी विद्रोही जी से करा था वही आपसे भी है कि जब स्टार्टिंग फेज था वैक्सीनेशन का, जब भारत ने 2 वैक्सीन बना ली थी, एक्सपोर्ट करने से पहले की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि जब वैक्सीन बन चुकी थी उसके बाद वैक्सीन के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि जब हमारी सरकार बन जाएगी उसके बाद हम वैक्सीन बनाएंगे, वो हम पूरे देश भर में लगाएंगे। तो इस तरह की नकारात्मक बातें अगर उस समय नहीं होती और उस समय अगर वैक्सीनेशन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता था। दयाशंकर जी, देखिए उमंग जी, पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन बनी है ताली थाली बजाने से नहीं बनी है। ये 70 साल के जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उनके कार्यों की वजह से, जो इतने साइंटिस्ट, हॉस्पिटल, संस्थान को बनाया है, उनके सहयोग से, इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं जी। रही बात की वैक्सीनेशन का, तो देखिए माननीय दीदी ने कहा था और लेटर भी संभवतः लिखा था कि बीजेपी सरकार को कि वैक्सीन हमें दिया जाए और हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे, लेकिन उस पर भी बड़ा राजनीति हुआ। खैर वो तो समय अब बीत चुका है, इस समय आपातकालीन की स्थिति है पूरे देश में। और अभी भाई साहब जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है, आयुष्मान कार्ड की बात अभी जो चर्चा में मैं कह रहा था, तो यहाँ पे इनकी स्टेट में भी सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में भी सरकार है, यहाँ पे इनके आयुष्मान कार्ड को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कल की घटना है, मैं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में गया था और किसी वो और इतना देखने को मिला कि एक हॉस्पिटल था प्राइवेट, वो मुश्किल से 10 बाई 20 का कमरा रहा होगा, उसमें जो जच्चा बच्चा वाली महिलाएं थी 10-12 को रखा हुआ था। हमने कहा कि भाई ये सब जिस तरह से आप रखे, इसमें कोविड के पेशेंट यदि आते हैं तो जच्चा बच्चा भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो वो एक मरीज ने शिकायत किया कि सर हम इस हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड लेने से इनकार कर दिया। तो बहुत सी बातें हैं, इस गाइडलाइन को देखिए वही चर्चा कर रहे थे उमंग जी। बोला गया कि देखिए इसको कड़ाई से पालन कराया जाए और समझिए जिनके पास पैसे नहीं है, कार्ड आपने बना रखा है, तो वो कहाँ से इलाज करा पाएगा। और देश की बड़ा ही स्थिति, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल या जो भी सेवाएं लोग दे रहे हैं ये तो सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि जो और भी सुविधा सरकार द्वारा लागू है उसको पालन कराया जाना चाहिए, कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए, जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके। जी बिल्कुल दयाशंकर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं अब सख्ती दिखाना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सख्ती तो उनके ऊपर दिखानी चाहिए जो कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में जो हालात इस समय हम देख रहे हैं वहाँ पर तो आप ये देखिए दयाशंकर जी, हर व्यक्ति जो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकता है कोविड पेशेंट्स के लिए, कोविड के मरीजों के लिए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश यहाँ पर करता दिखाई दे रहा है। कई प्रकार की खबरें आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी है, हमने प्रसारित भी करी है, लेकिन उन सब के बीच में इस तरह की खबरें आना कि ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक कर लिया गया है, उस आप ये देखिए दयाशंकर जी कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है 1-1 लाख रुपए में बिक रहा है ब्लैक मार्केट के अंदर। इस तरीके के जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उनको तुरंत चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं हम इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगा पाएंगे। और इस समय राजनीति भूलकर तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर आना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे देश में एक मंच पर राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी इस महामारी के खिलाफ,
तब तक इस बढ़ती लगाम को रोकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। विनीत शुक्ला जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से दयाशंकर जी ने पहले भी ये बात उठाई है, अभी उन्होंने फिर से इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। आयुष्मान योजना जो है वो केंद्र की योजना है, इसकी मॉनिटरिंग केंद्र के द्वारा ज्यादा की जाती है। जो भी दिक्कतें यहां पर हैं आयुष्मान योजना के कारण, या माफ कीजिएगा, आयुष्मान योजना का कार्ड लेकर जो भी व्यक्ति जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वहां से उसे बेरंग वापस लौटाया जा रहा है। इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को तो केंद्र सरकार रोक ही सकती है। विनीत जी, देखिए उमंग जी, मैंने अभी पहले भी कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, इसमें तमाम गंभीर बीमारियों में जी वो इस कार्ड में क्या आता है, क्या नहीं आता है, सर वो सब कुछ पता है। आप फिर से आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। वो कार्ड आयुष्मान योजना महत्वाकांक्षी योजना है, वो हमें पता है। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लाभान्वित हो सकता है वो भी हमें पता है, कितने रुपए तक लाभान्वित हो सकता है वो भी पता है। लेकिन जो अव्यवस्था हो रही है, कृपया उसके ऊपर आइए। क्यों ये अव्यवस्था? मैं यही कह रहा हूँ, जो भी इस कार्ड को लेकर के गरीब व्यक्ति को जो 5 लाख तक के जो मुफ्त इलाज के लिए दिया गया है, अगर वो कार्ड लेकर के जाता है, अगर कहीं पर भी इस तरीके की, इस समय क्योंकि महामारी का समय है, सबसे ज्यादा जो ये कोविड पेशेंट को लेकर के ज्यादा उस पे एक चल रहा है, मुहिम चल रही है। हो सकता है कहीं पर कोई इस तरीके की अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले या कहीं पर भी अगर इसको वापस करते हैं तो उन सब पे भी सख्ती से निपटा जाएगा। हम उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश को जरूर देखेंगे कि उन सब पे एनएसए और सर ये चर्चा पश्चिम बंगाल के बारे में है, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट बता दिया उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल में आइए सर वापस। उमंग जी बात सुनिए, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कांग्रेस शासित राज्य हैं, इनमें स्टेट गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। ये लोग नहीं करते हैं और राजनीति करने की बात है। वैक्सीन को डंप इन लोगों ने कर दिया, वैक्सीन को किनारे किया। जिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वैक्सीन लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, और फिर आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए। पश्चिम बंगाल के बारे में बात हो रही है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात कीजिए ना विनीत जी। वैक्सीन लगवाई, और जो आंदोलन करने वाले एक बड़े किसान नेता अपने को बनते हैं, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन क्या है, ये भाजपा की वैक्सीन है। वो भी अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहले वैक्सीन लगवा लेते हैं, लेकिन जनता को उससे वंचित रखना चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता को शर्मसार करने वाला है। बाकी हमारी केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो रेल के कोच के द्वारा हो, या एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन की व्यवस्था करानी हो, या जीवन रक्षक दवाइयां हो, या इंजेक्शन हो, इन सब की उपलब्धता बराबर बनी रहे, लोगों का इलाज सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार पूरे युद्ध स्तर पर काम कर रही है और लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है। महामारी बड़ी है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से तत्परता के साथ उस पर काम कर रही है। लेकिन विपक्ष को भी सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। केवल घर में बैठ करके, एयर कंडीशन रूम में बैठ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस महामारी में आगे बढ़ करके लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल विनीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। क्या जो ये अभी तो खैर अब एक ही चरण बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से दयाशंकर जी भी कह रहे हैं, जब टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि 8 चरणों में ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, कोविड का खतरा है, इन्हें कम चरणों में क्यों नहीं किया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उमंग जी, ये सारे ममता बनर्जी, टीएमसी सहित सारे विपक्ष का दर्द ही यही है कि ये चुनाव पश्चिम बंगाल का किसी तरीके से एक बार में हो और इन घुसपैठियों की सरकार वहां पर फिर से बन जाए। लेकिन 2 मई को दी गई ये बात निश्चित मान लीजिए विनीत जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। 5 साल के आप ये देखिए विनीत जी, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं विनीत जी सुनिए मेरी बात, विनीत जी मेरी बात सुनिए, जितनी भी प्रधानमंत्री विनीत जी मेरी बात सुनिए। 8 चरणों में चुनाव कराकर क्या हासिल हुआ आपको? पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार। आप मेरे को एक बात बताइए विनीत जी, तमाम बातें आपने कह दी, और विनीत जी सुनिए तो सही, और अपराधियों विनीत जी अभी भी सुन लीजिए, अभी भी सुन लीजिए, ठीक है, बाद में गुणगान गा लेना, लेकिन अभी आप मेरी बात सुनिए। 8 चरणों में चुनाव कराकर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हालात हुए हैं, क्या उस बारे में आपको कुछ अवगत है आप उस बारे में? बिल्कुल, देखिए उमंग जी,
पूरी तरीके से अवगत है और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए कहाँ पालन हो रहा है, कहाँ पालन हुआ? बिल्कुल पालन किया गया, बिल्कुल कैसे किया गया सर? आप भी देखिए तमाम समाचार पत्रों में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रथ यात्राएं देखी गई है, लाखों की भीड़ देखी गई है, चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ देखी गई है, चुनावी सभाओं में लाखों की भीड़ देखी गई है। कैसे पालना की गई? कोरोना में भी ये दिख रहा है कि किसी भी तरीके से वहां पर पश्चिम बंगाल में इन घुसपैठियों की सरकार बन जाए, लेकिन जनता ने वहां पर मन बना रखा है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लोगों को मेरा सवाल सुना ध्यान से? निःशुल्क विनीत जी, आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं सुना ध्यान से? प्रधानमंत्री आवास की योजना भी विनीत जी, यहाँ पर केंद्र की क्या योजना है उस बारे में चर्चा नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने वंचित किया है भाई, योजना यही बात है, यही बात है। राम सत्य हो जाएगा तब दोगे, ऊपर जाने वाले लोगों को दोगे क्या है आवास अपना? राम राम सत्य पूरे देश का कर दोगे? लोग बताएं, ये बताओ ना, 70 सालों आप में बताओगे कि राम राम विनीत जी, मैं सत्य आपसे पूरे क्या देश का सवाल हो जाएगा, पूरे करूं? जनता का हो जाएगा, तो दयाशंकर जी, हटाई उन्होंने, दयाशंकर जी, राम राम सत्य करके। विनीत जी मेरी बात सुनिए, विनीत विनीत जी मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से मेरा सवाल सुनिए, समझिए और फिर उसका जवाब दीजिए। पिछली सरकार ने जो जो कार्य किया है, हर संस्थानों को बेच रही है, बेरोजगारी ला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, कोई हर मुद्दे पे ये फेल हो चुकी है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी मॉरलिटी बची हुई है तो केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस महामारी काल में बंगाल में अधिकतम रैलियां, आप बताइए पिछले जो सरकारें रही हैं या कोई भी माननीय प्रधानमंत्री रहे हो, कितनी रैलियां किए हैं? नगर निगम का में प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री, 200 कार्यकर्ताओं की हत्या करा चुकी वहां पर। अरे वो सब छोड़िए, आपको लाखों लाख लोग मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और बांग्लादेश देश के जो भी लोग जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, सिर्फ रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जिता रहे हैं, वो लोग दोषी होंगे। उनके ऊपर कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर इससे कायदे से इससे निजात पाने के लिए कार्यों को नहीं किया जाएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग न तो ऑक्सीजन मुहैया करवा पा रहे हैं, न तो हॉस्पिटल मुहैया करवा पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमला छोड़ रहे हैं। आपने क्या किया? आप बताइए ना। आप चलिए दयाशंकर जी, विनीत जी, मैं आप दोनों से ही कहना चाहूंगा, इस प्रकार से दूसरे की बातों के जवाब आप देंगे इस चर्चा में तो जनता किसी की आवाज नहीं सुन पाएगी। पीएमओ कार्यालय से फोन आता है और कहा जाता है, जवाब मिलता है वहाँ के सीएम को कि ऐसा है कि पीएम महोदय व्यस्त है, रैली में कार्यक्रम में व्यस्त है। यही आप लोग सहयोग करते हैं, यही सहयोग करते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं आप लोग, दोहरा चरित्र। 2014 से पहले पीएमओ कहाँ से संचालित होता था? 10 जनपद के अंडर में रहता था। चलिए ठीक है विनीत जी, दयाशंकर जी, आप दोनों से ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया एक एक करके बोलिए, वरना किसी की आवाज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगी दर्शकों तक। आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं जा पाएगा। विद्रोही जी, आपके पास में आऊंगा। विनीत जी, बहुत कम शब्दों में आपसे मैं जानना चाहूंगा, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, जो मैं सवाल कर रहा हूं कृपया उसे ध्यान से सुने, समझे और फिर उसके बाद जवाब दे। ये चर्चा केंद्र सरकार की क्या कुछ योजना है उस बारे में नहीं है। पहली चीज, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ केंद्र सरकार ने करा, क्या देगी, क्या देने वाली है, उस बारे में भी नहीं है। ये चर्चा यह है कि 8 चरणों में वहां पर चुनाव हुए, चुनावी रथ वहां पर निकाले गए, चुनावी रैलियां वहां पर हुई, चुनावी सभाएं वहां पर हुई, और जैसे कि अभी दयाशंकर जी ने भी बताया कि नगर निगम तक के चुनावों में बड़े बड़े दिग्गज प्रचार करने पहुंच गए थे, वहां पर भी हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। क्या तब आपको नहीं पता था या तब आप आश्वस्त थे कि कोरोना इस देश को छोड़कर चला गया है? इस सवाल का जवाब दीजिए। उमंग जी, कोरोना को लेकर के पहली लहर जब आई कोविड-19 की, तो उसको लेकर के जो प्रबंधन सर पहले क्या हुआ, फिर आप पहले पहुंच गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी क्या करा, आप पुराने में चले जाते हैं। अरे महाराज, आप ये बताइए, 20 लाख पीपी किट आज देश के अंदर बन रहा है, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था, 300 टेस्टिंग चलिए ठीक है विनीत जी, लगता है आप समझना नहीं चाहते, आप फिर आप वही कर रहे हैं कि केंद्र क्या कर रही है, केंद्र ने ये करा, केंद्र ने वो करा। हमें भी पता है केंद्र ने क्या करा, लेकिन अभी केंद्र क्या कर रही है उस बारे में शायद आप जवाब नहीं देना चाहेंगे। खैर छोड़िए, चलिए ठीक है आप भी देखिए और इन लोगों को भी बताइए। आप खुद देख लीजिए पहले कि क्या हो रहा है। आपकी चुनावी रैलियों की वजह से देश में क्या हुआ, कुंभ का आयोजन करवाया आपने, क्या हुआ आज पूरे देश भर में। आज आप देखिए कुंभ की वजह से क्या हुआ है, पता है आपको, इस बारे में जानते हैं आप?
कितने देखिए, उमंग हजारों जी, लाखों पीपी किट आप बनवा लीजिए, मास्क आप कितने बनवा लीजिए, कितने सैनिटाइजर बनवा लीजिए, लेकिन जब इस तरीके के आयोजन आप करवा रहे हैं उस बारे में आपके पास जवाब नहीं है। कैसी उमंग बातें कर रहे हैं जी, विनीत जी आप? उमंग जी, अभी आप इसके बारे में नहीं कहेंगे कि जो रोजा अफ्तारी और ये सब हो रहा है। आप किसान मेरे को आंदोलन- छोटी सी किसान बात आंदोलन बताइए बीच विनीत सड़क पे जी। बैठा हुआ, आप उनसे क्यों नहीं चलिए कहते? ठीक है, धार्मिकता पे मैं नहीं उनकी आते, शिकायत चुनाव पे ही रोड वापस जाम आ जाते करके हैं। क्या है बैठे क्या हैं। आपके पास जवाब? ऑक्सीजन का अगर टैंकर ज्यादा आपके होगा पास रास्ते जवाब में, है क्या तो विनीत वहाँ जी? पर रास्ता क्यों बाधित करके बैठे हैं? आप उनसे अरे सवाल आप- क्यों नहीं करते? उमंग जी, पहले आप तो दे दीजिए जवाब, उनसे भी मैं कर तो दे लेंगे। रहा हूं ना। मैं तो कोविड प्रबंधन की जो व्यवस्था है सरकार की, कहाँ वो मैं व्यवस्था बता दिखाई रहा दे रही है आपको? हूं। बिल्कुल व्यवस्था की बताइए ना, कहाँ है की व्यवस्था? गई है और आगे भी की जाएगी। कहाँ दिख रही कर है? आप भी मेरे को रहे एक राज्य का नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश मैं की आप कह तो बात रहा हूं, करते एक राज्य हैं, उत्तर आप प्रदेश उत्तर ले प्रदेश की लीजिए। स्थिति बता दीजिए मेरे को। उत्तर प्रदेश की ही मैं स्थिति बता रहा कहाँ हूं। कौन उत्तर से प्रदेश की आंकड़ों पर स्थिति जा रहे हैं मैं आप बता रहा विनीत जी? हूं। कौन से उत्तर आंकड़ों पर प्रदेश जा में रहे ही ना ही हैं? ऑक्सीजन की, जरा जमीनी ना ही हकीकत ऑक्सीजन एक बार की, देख ना ही लीजिए। जीवन रक्षक दवाइयों की बराबर सप्लाई व्यवस्था और कालाबाजारी करने वालों पर अगर कोई सख्ती से चलिए निपट ठीक रहा है, ठीक है, तो योगी ठीक है आदित्यनाथ विद्रोही जी जी, की मैं आपके सरकार पास निपट आना रही है। चाहूंगा, फाइनल जी। कमेंट आपसे चाहूंगा। जी जी। उमंग जी देखिए, सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है, जैसा कि अभी विनीत जी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, बिल्कुल ऑक्सीजन भी पहुंच गई और जो है दवाओं की भी व्यवस्था, इंजेक्शन भी आ गया, सब आए, लेकिन इसमें गड़बड़ी जो लोग कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, और बहुत से अच्छे डॉक्टर से जो काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो कोविड सेंटर बनाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, और सख्त निर्देश लगातार है, उसमें झोल हो रहा है। जो ऑक्सीजन सर, की उत्तर सिलेंडर प्रदेश की पहुंच रहा बात है नहीं सरकार कर रहे, की हम तरफ से, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं पश्चिम बंगाल की जी बात पश्चिम कीजिए। बंगाल, जी हम हाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर ही पश्चिम नहीं रहे। बंगाल में जो रैलियां हुई, चाहे भाजपा ने किया, ममता बनर्जी ने किया, राहुल गांधी ने किया, सब लोग समान रूप से जोड़ी हैं। और जब चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया कि हमको पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो ना भाजपा, ना टीएमसी, ना कांग्रेस, ना ओवैसी, किसी ने नहीं कहा, यहां तक कि किसी पत्रकार ने नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल, एक किसी का प्रोग्राम नहीं है 4 चुनाव के पहले का कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कोविड-19 के कारण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल हो, आम जनता हो, पत्रकार समूह, किसी ने भी कोविड-19 के इस संकट को समझा नहीं था और इग्नोर किया था। मीडिया अपनी टीआरपी के लिए, राजनीतिक दल अपनी सत्ता पाने और सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे थे, और जब हाथ से सारी चीजें निकट गई, बीमारी महामारी दोबारा लौट आई, तब हम उस पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। अब असली बात समझ लीजिए उमंग जी, इस महामारी के दौर में जिन लोगों ने अपने परिजन को खोया है व्यवस्था के दौर में, वो संकट कानून व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। मैं आगे का देख करके बता रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को व्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी के कारण खोया है। भले आज पैसा कमा ले कालाबाजारी करने वाले, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स उनकी मदद से कमा ले, लेकिन खून खौल रहा है लोगों का, या तो सरकार विधिक कार्रवाई करके उनको जेल भेजेगी, और नहीं तो कोई, मतलब समाज उद्वेलित है, समाज में कानून भी अपने हाथ से लेकर के इन जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल वालों को खुद दंड भी कुछ लोग दे सकते हैं। इतनी भयावह स्थिति है मानसिक रूप से। ठीक है, बिल्कुल। दयाशंकर जी, आपके पास आना चाहूंगा, समय हालांकि इजाजत नहीं है, फिर भी बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। दयाशंकर जी। देखिए उमंग जी, कुछ लोग आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं। बार बार कहा जाता है आपदा में अवसर खोजने वाले लोगों को तो हमेशा अवसर ही चाहिए। यदि शुरू से इस पे कार्य किया गया होता, हम लोगों को साल भर का समय मिला था, पूरा 1 साल में अगर इस पे कार्य किया गया होता, इस पे गंभीरता से सरकारें ली होती, तो ये जो हस्र हुआ है, जो 17 में मोदी जी ने शमशान और कब्रिस्तान बनाने के बाद में कहा था कि 17 में आप लोगों को शमशान चाहिए, तो देखिए पूरा लखनऊ में शमशान बन गया, तो कहाँ कहाँ सब ये बन रहा है। विकासशील लोग इसी क्षेत्र में कर रहे हैं और आपदा में अपना अवसर खोज रहे हैं, और इस पे तो हम लोग इतनी घृणित शब्द और इस तरीके की महामारी में बता रहे हैं। अरे अभी देखिए ना, विद्रोही साहब बता रहे थे, सुनिए, विद्रोही साहब बता रहे हैं कि किस तरह से आप तीनों ही मेहमानों का, दयाशंकर जी आपका, विद्रोही जी आपका, विनीत शुक्ला जी आपका, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि आपदा में अवसर का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पूरे के पूरे स्लोगन का लोग इस आपदा के अंदर भी कालाबाजारी करके ऑक्सीजन के सिलेंडर की, रेमडेसिविर दवा की और कोविड से लड़ने वाली उन तमाम चीज़ों की कालाबाजारी कर रहे हैं। और शायद यही एक प्रमुख वजह है कि इस कोरोना की बढ़ती लगाम को रोकने
के लिए, कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए थोड़ी दिक्कतें यहां पर पेश आ रही है। लेकिन अब तमाम राज्य सरकारों को और खासतौर पर केंद्र सरकार को भी यह ध्यान देने की जरूरत है कि अब तो कम से कम राजनीति ना करें और कोरोना से लड़ने के लिए कृपया एक मंच पर आ जाएं, क्योंकि जनता पहले जरूरी है, ना कि जन सेवक पहले जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।